कर लिया मुकेश जी ने कि क्या क्या चेंज हुआ था। अब मैं आता हूँ रिन्यूअल में आता हूँ। रिन्यूअल के केस में फॉर्म नंबर 10A, 10A किस किस केसों में फाइल होगा? द न्यू रूल्स एंड फॉर्म विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1/4/2021। ऑल चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A, 12AA, 80G अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल। इसमें सेक्शन 1023, 6 और 6A भी आते हैं। मैंने क्योंकि ज्यादातर जो है एनपीओ वो 12AA में ही रजिस्टर्ड है। ये जो फॉर्म हमें फाइल करना है फॉर्म नंबर 10A, ये हमें 30 जून 2021 तक करना है, जिसकी वैलिडिटी 5 साल के लिए होगी। मींस ये जो हमें रजिस्ट्रेशन का अप्रूवल मिलेगा ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 से मिलेगा, और जो कि जिसकी वैलिडिटी होगी 31/3/2026 तक होगी। लेकिन अब इन्होंने ये भी कह दिया कि 5 साल की वैलिडिटी होने के बाद उससे 6 महीने पहले आपको दोबारा रिन्यूअल फाइल करना है। अब जो हम रिन्यूअल के लिए फॉर्म फाइल करेंगे वो हम फाइल करेंगे फॉर्म 10AB। अभी हम फाइल कर रहे हैं फॉर्म 10A, और रिन्यूअल के लिए हम फाइल करेंगे फॉर्म नंबर 10AB। अब हम देखते हैं, जब हम इसको फॉर्म को भरते हैं, पहले इस फॉर्म को हम ये देख लेते हैं। ये फॉर्म है, फिर मैं बैक करके आपको बताऊंगा क्या है। ये फॉर्म है। इस फॉर्म को हम कैसे जाएंगे? सिंपल, पहले हम क्लाइंट का जो आईडी है, लॉगिन आईडी, उसमें जाएंगे। उसके बाद में अदर फॉर्म में जाएंगे। अदर फॉर्म में फिर हम सेलेक्ट करेंगे फॉर्म नंबर 10A। जैसे हम 10A फॉर्म सेलेक्ट करते हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन ऑटो पॉपुलेट आ जाएगी, जैसे आपका पैन नंबर आ जाएगा, आपका एड्रेस आ जाएगा, काफी चीजें ऑटो पॉपुलेट आ जाएगी। अब हमें काम करना है शुरू सेक्शन कोड से, पॉइंट नंबर 2 से। पॉइंट नंबर 2 में कैसे जाना है? पॉइंट नंबर 2, जो एनपीओ जिनके पास में 12AA या 12A के रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हैं उनको चूज करना है सेक्शन कोड 01। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो एनपीओ जिनके पास में 12A या 12AA के रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हैं उनको सेक्शन कोड करना है 01। जिनको पहली बार प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, जो न्यू एनपीओ हैं जिनको पहली बार प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, उनको बनना है सेक्शन 02। इसका मतलब ये है चाहे प्रोविजनल हो चाहे रिन्यूअल हो, दोनों के लिए फॉर्म नंबर 10A ही फाइल करना है। चाहे प्रोविजनल के लिए अप्लाई करें या रिन्यूअल के लिए अप्लाई करें, दोनों के लिए फॉर्म नंबर 10A ही फाइल करना है। सेक्शन कोड 01, जो एनपीओ जिनके पास में 12AA और 12AA का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है उनके लिए 01, जो न्यू अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए 02, जो सेक्शन 1023, 4, 5, 6 में है उनके लिए अलग अलग सेक्शन कोड है 03, 4, 5, 6। जो अप्लाई प्रोविजनल के लिए करेंगे उनके लिए 7, 8, 8, 9। जिनके पास में 80G का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है उनके लिए डालना है सेक्शन कोड 11। मीन्स मेरा मतलब ये हुआ कि मुझे दो फॉर्म फाइल करने हैं, 12AB के लिए अलग फाइल करना है, 80G के लिए अलग फाइल करना है। मुझे दो फॉर्म फाइल करने हैं, दोनों का फॉर्म का है 10A। पहले वाले में जब मैं फाइल करूंगा 12A के लिए तो मैं सेक्शन कोड लिखूंगा 01। जब मैं 80G के लिए दोबारा फॉर्म नंबर 10A फाइल करूंगा तो मैं लिखूंगा सेक्शन 11। क्लियर? और यदि मैं फर्स्ट टाइम फाइल कर रहा हूँ 80G के लिए, उसको प्रोविजनल के लिए, तो मैं डालूंगा 12। अब आता है इसका पॉइंट नंबर 3। ये मैंने ये जो 3 लिखा हुआ है, ये 3 का मतलब है पॉइंट नंबर 3। यहाँ मुझे चूज करना है कि मेरी एक्टिविटी चैरिटेबल है, रिलीजियस है, और या रिलीजियस कम चैरिटेबल है, तो मैं टिक कर दूंगा चैरिटेबल। इसके बाद में 4, आपको ट्रस्ट है, सोसाइटी है, कंपनी, अदर्स है, जो मेरी है मैं उसको टिक कर दूंगा। इसके बाद में आता है पॉइंट नंबर 5 कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। मैं इसमें मोर देन 1 एक्स में भी चूज कर सकता हूं, तो मेरी सबसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि मोर देन 1 ही चूज करें। जैसे मेरी कोई एजुकेशन एक्टिविटी चल रही है तो मुझे इट इज बेटर मैं एजुकेशन और रिलीफ ऑफ पुअर दोनों टिक करूं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एजुकेशन में आपको कुछ एक्टिविटी ऐसी करनी पड़ती है जो रिलीफ ऑफ पुअर की कैटेगरी में आती है। जैसे आपको किसी को डोनेशन देना है, किसी तरह की और कोई सहायता देनी है, तो वो ज्यादातर रिलीफ ऑफ पुअर में कवर करती है। तो मेरी सब लोगों से एडवाइस है कि कम से कम 2-3 ही एक्टिविटी आप उसमें क्लिक करें। एक कर देंगे तो बाद में फिर आने वाले टाइम में प्रॉब्लम होगी। तो इट इज बेटर कि एजुकेशन है तो एजुकेशन और रिलीफ ऑफ पुअर करते हैं, मेडिकल है तो मेडिकल और रिलीफ ऑफ पुअर करते हैं,
उसके बाद यदि कोई बाकी कोई एनपीओ सारी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो आप सारे टिक कर सकते हैं। एजुकेशन भी कर सकते हैं, मेडिकल भी कर सकते हैं, योगा भी कर सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब जो फॉर्म नंबर 7 जो हमने देखा कि फॉर्म नंबर 7 में जो इनकम और एक्सपेंसेस आ रहा है वो भी एक्टिविटीज वाइज आपको डिफाइन, आपको सेग्रेटेड करने पड़ेंगे। और ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपका यहाँ से लिंक होगा कि आपने 12 में आपने मेन ऑब्जेक्टिव क्या डाला हुआ है। तो इट इज बेटर कि मोर देन वन आप यहाँ चूज करें। अब आता है रजिस्ट्रेशन डिटेल। रजिस्ट्रेशन डिटेल, मेरे पास में रजिस्ट्रेशन 3 तरह के हो सकते हैं। एक तो मेरे पास इनकम टैक्स का रजिस्ट्रेशन हो सकता है 12AA का पुराना, मेरे पास में FCRA भी हो सकता है, मेरे पास में दर्पण भी हो सकता है। तो जो जो मेरे लिए एप्लीकेबल है वो वहां मैं टिक करूंगा। टिक करने के बाद में अभी अभी तक क्या हो रहा है कि जब मैंने फोन नंबर टिक करता हूँ तो ऑटो पॉपुलेट करके मेरे पास में टोले का रजिस्ट्रेशन आ जाता है। और ये इन्फॉर्मेशन काफी होती है, मीन्स मुझे तो चाहिए एक रो। जब मैं फॉर्म नंबर 10 भरता हूँ ऑटो पॉपुलेट करके 5-6 इन्फॉर्मेशन आ जाती है। मीन्स क्या भी आ रहा है, आपका 80G का भी रजिस्ट्रेशन आ रहा है ऑटो पॉपुलेट करके, आपका 12A भी आ रहा है, आपका 143(1) की इंटीमेशन भी आ रही है, उसमें आपके 143 का स्कूटी का केस हुआ है वो भी आ रहा है। तो जो अपने लिए एप्लीकेबल नहीं है वो आप टिक करके नीचे डिलीट कर दें। जो अपने लिए एप्लीकेबल नहीं है ऑटो पॉपुलेट वाली इंफॉर्मेशन, उसको टिक करके नीचे डिलीट का बटन है वो डिलीट दबा दे, तो बाकी इंफॉर्मेशन आपकी हट जाएगी। केवल 12A वाली या 80G वाली इंफॉर्मेशन यहाँ आएगी। इसके अलावा आपके पास में FCRA का रजिस्ट्रेशन है तो वहाँ FCRA टिक कर दें, FCRA का रजिस्ट्रेशन डाल दें। NGO दर्पण का है तो वो टिक कर दें, वो डाल दें। इसके बाद में अब आता है फॉर्म नंबर 9, कॉलम नंबर 9A। 9A में क्या कहता है कि जो मेरे ऑफिस बियरर है उन सब की मुझे इंफॉर्मेशन डालनी है। उनकी क्या क्या डालना है, सबसे पहले नाम लिखना है। नाम के बाद में मुझे उनका एक आईडी नंबर डालना है। अगर मैं उनका पैन नंबर दे रहा हूं तो मैं कोड डालूंगा 01। मैं उनका आधार दे रहा हूं तो मैं डालूंगा 02। मैं उनका पासपोर्ट नंबर दे रहा हूं तो डालूंगा 4। मैं उनका इलेक्टोरल कार्ड डाल रहा हूं तो 5 लिखूंगा। ड्राइविंग लाइसेंस लिख रहा हूं तो 6, राशन कार्ड लिख रहा हूं तो 7। मुझे एनी वन इंफॉर्मेशन इनकी देनी, जितने भी मेरे ऑफिस बियरर है। अब किस किस की इंफॉर्मेशन देनी है, उन्होंने लिखा हुआ है ऑथर, फाउंडर, सेटलर, ट्रस्टी, मेंबर, मेंबर ऑफ गवर्निंग बॉडी, डायरेक्टर, शेयर होल्डर मोर देन 5%, नंबर ऑफ ऑफिस बियरर। इन सब की मुझे इंफॉर्मेशन डालनी है। इंफॉर्मेशन में क्या क्या डालना है, नेम, उनका एड्रेस, उनका पेन है तो पेन में 01 आ जाएगा, पेन नंबर लिखना है, उनका सेपरेट मोबाइल नंबर, उनका सेपरेट ईमेल नंबर, ये इंफॉर्मेशन देनी है। तो अब बात आती है कि हमें किस किस की इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। तो मिनिमम जो इंफॉर्मेशन देनी है वो मुझे ऑफिस बियरर की देनी है। यदि कोई जैसे सोसाइटी है उसमें काफी मेंबर है तो सबकी इंफॉर्मेशन ना दें। जो मैनेजिंग कमेटी में लोग हैं या जो गवर्निंग बॉडी में लोग हैं उन्हीं की इंफॉर्मेशन दें, बाकी की इंफॉर्मेशन ना दें। यदि कोई ट्रस्टी के केस में सारे ट्रस्टी हैं तो ट्रस्टी की देते हैं। सेटलर, फाउंडर, ऑथर की इंफॉर्मेशन देने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। ये मैंने आपको बता दी क्या क्या चीज उनकी देनी है। अब आता है ये वाला पॉइंट, पॉइंट नंबर 10 आता है कि आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर दी। मैं ये मानता हूँ जिनके पास में 12A या 12AA के रजिस्ट्रेशन है उन्होंने मार्च 20 की रिटर्न फाइल कर दी है। तो वहां आता है कि आपने रिटर्न फाइल कर दी है। जैसे ही हम उसको यस लिखेंगे, जैसे ही हम हमको यस लिखेंगे तो इन्फॉर्मेशन 11 से लेके 20 तक की हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भरनी। मैं दोबारा कह रहा हूँ, मैं ये मानता हूँ कि जिनके पास में 12A या 12AA 1023C के रजिस्ट्रेशन है उन्होंने मार्च 20 की रिटर्न अपनी फाइल कर दी है। जैसे मैं यहाँ जाता हूँ, मैंने इसको यस करता हूँ, मैंने तो ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर दी है, तो मुझे पॉइंट नंबर 11 से लेके पॉइंट नंबर 20 तक की कोई भी इंफॉर्मेशन फिल नहीं करनी है। ये क्या इंफॉर्मेशन है, चलिए देख लेते हैं जी। ये इंफॉर्मेशन ये कि आपको इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे पॉइंट नंबर 10 में लिखा हुआ है कि हैव यू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न। जैसे मैं यहाँ पर यस करूंगा, यस करने के बाद में पॉइंट नंबर 11 से लेकर 20 तक की मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देनी। अब 11 से 20 की इंफॉर्मेशन में क्या क्या है कि आपके पास कॉर्पस कितना है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बैलेंस शीट मेरी गई हुई, ऑलरेडी इंफॉर्मेशन उनके पास में है, तो मुझे ये कोई भी किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन
11 से 19 तक की मैं नहीं देनी, ना कि मुझे 17 की भी देनी, ना मुझे 20 की भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। सिंपल, अब मैं आ जाऊंगा डायरेक्ट। अब मुझे क्या है, अब मैं दोबारा इस पर आ जाता हूँ। ये फॉर्म मैंने भर दिया, ऑनलाइन भर दिया, ड्राफ्ट सेव कर दिया। सेव करने के बाद में सारी इन्फॉर्मेशन भर दी, क्योंकि 11 से लेके 20 तक की इन्फॉर्मेशन है नहीं। 21 में मुझे देनी है कि कोई आपका लास्ट ईयर कोई कैंसिल वगैरह तो नहीं हुआ। जैसे ही मैं फॉर्म भरूंगा, फॉर्म भर के नीचे आता सबमिट, मैं उसको सबमिट का बटन दबाऊंगा। उसके बाद में आता है कि मुझे क्या क्या पेपर इसके साथ में लगाने हैं, क्या क्या अनेक्जर्स लगाने हैं। यदि मेरे पास में 1288 का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है तो मैं क्या लगाऊंगा, कॉपी ऑफ बाईलॉज। बाईलॉज की कॉपी है, सेल्फ सर्टिफाई कॉपी लगेगी। बाईलॉज की कॉपी पहले फोटो कॉपी करा लें, फिर उसको साइन करा लें, साइन करके उसको पीडीएफ में स्कैन करा के अपने पास रख लें। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं मुझे, मेरा यदि सोसाइटी है तो बाईलॉज, ट्रस्ट है तो ट्रस्ट डीड, सेक्शन 8 कंपनी है तो मेमोरेंडम और आर्टिकल सेल्फ सर्टिफाइड। सेकंड, रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर मेरा पास सोसाइटी होगी तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा, कंपनी होगा तो भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा। लेकिन ट्रस्ट होगा तो ट्रस्ट के केस में क्या करते हैं, जो ट्रस्ट का बैक का पेज होता है जहाँ फोटो वगैरह खींचते हैं, उसकी एक फोटो कॉपी करा लें। वो फोटो कॉपी पर लिखा होता है कि रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, वो ट्रस्ट के केस में वही एक सर्टिफिकेट नंबर होता है। मेरे पास में कोई एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन है तो एफसीआरए का, मेरे पास में टॉयलेट का सर्टिफिकेट है, अब इसकी जरूरत, टॉयलेट का सर्टिफिकेट है तो टॉयलेट सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी करके सर्टिफाई करके वो साथ में लगनी है। 1023 है तो 1023, 80G है तो 80G। ये तो मुझे लगाने हैं डॉक्यूमेंट केवल जिनका मेरे पास में 12A या 12AA का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है। तो मुझे क्या क्या पेपर लगाने हैं, अब मैं दोबारा सम अप कर रहा हूँ। पहले मैं फाइल करूंगा फॉर्म नंबर 10A 12AA के लिए। अब मेरा नया रजिस्ट्रेशन आएगा सेक्शन 12AB में, जिसकी वैलिडिटी 5 साल की होगी, मीन्स मार्च 2026 तक उसकी वैलिडिटी होगी। उस वैलिडिटी में अब मैं कौन कौन से फॉर्म सबमिट करूंगा, फॉर्म नंबर 10A फाइल करूंगा, साथ में बाईलॉज की फोटो कॉपी लगाऊंगा और 12A की फोटो कॉपी लगाऊंगा। भाई ये दो पेपर मुझे अभी फिलहाल फॉर्म नंबर 10A के साथ फाइल करने हैं। और 80G के लिए मुझे कौन कौन से पेपर फाइल करने हैं, सेम पेपर मीन्स बाईलॉज की कॉपी और 80G का सर्टिफिकेट। यदि मेरे पास में एफसीआरए है तो एफसीआरए का मैं दोनों केस में लगाऊं। केवल दो पेपर ही मुझे फाइल करनी है, और कोई पेपर और कोई इंफॉर्मेशन मुझे नहीं फाइल करनी। फाइल करने का सिस्टम वही है कि आपकी सेक्शन 8 की कंपनी है तो डिजिटल से होगा, अगर आपकी सेक्शन 8 की कंपनी नहीं है, ट्रस्ट सोसाइटी है, तो ईबीसी से होगा। फाइल करेंगे, जो आपका ट्रस्टी जहाँ है उसकी फोन पर ईबीसी कोड आएगा, आप कोड भरेंगे, आपका ये फॉर्म फाइल हो जाएगा। फाइल करने के बाद में रिसीप्ट और इसका प्रिंट लेके अपने फाइल में रख लें। और फाइल करने के अभी तक तो जो बात चल रही थी, अगर शायद विद इन 15 दिन में हम आपको तुरंत ही आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे देंगे, जो अपने आप में यूनिकोड नंबर होगा। अब बात आती है प्रोविजनल के केस में। अब बात आती है जो फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हैं उनके लिए भी फॉर्म नंबर 10A फाइल होगा, उसमें सेक्शन कोड होगा 02, और उसमें कौन कौन से पेपर लगाने हैं, कम से कम 3 साल के एनुअल रिटर्न, और जिस डेट में फाइल कर रहे हैं उस डेट की प्रोविजनल बैलेंस, और एक आपको शॉर्ट एक्टिविटी का एक नोट्स देना है जो प्लेन पेपर पे होगा कि आप क्या क्या एक्टिविटी करना चाह रहे हैं और एक्टिविटी आपकी किस नेचर की है। जो नेचर डिफाइन करेंगे सेक्शन 215 के आधार पर कि आपकी एजुकेशन की है, मेडिकल की है, जिससे वो सर्टिफिकेट में वो आपके नेचर ऑफ एक्टिविटी टिक कर सके। जैसे ही हम फाइल करेंगे, अभी तो डिपार्टमेंट कह रहा है कि हम आपको 15 दिन में ही दे देंगे, तो एक सर्टिफिकेट आ जाएगा फॉर्म नंबर 10AC में अपने पास, जिसमें 16 नंबर का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होगा, जो कि हमारा यूनिक कोड होगा। वही हमारा 12AB का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। सेम सिचुएशन 80G के केस में होगा, ये भी हमारा यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, 16 डिजिट का होगा, ये हमारे 80G का नंबर कहलाएगा। अब आती है, जैसे कि ये बताया था कि जो मैं डोनेशन ले रहा हूँ, डोनेशन जो एनजीओ ले रही है उसके लिए एक फॉर्म नंबर 10BD फाइल होगा, जिसकी डेट है 31 मई। ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 से एप्लीकेबल है। इसमें क्या क्या चीज डालना है हमें, जिससे हम डोनेशन ले रहे हैं, जिसका हम फाइल करेंगे उसी को 80G का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। जैसे 26CS की तरह उसके अकाउंट में पॉपअप हो जाएगा कि आपने इस एनजीओ को पैसा दिया हुआ है, तभी आप 80G के लिए एलिजिबल होंगे।
उसमें क्या डाला, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, मीन्स वही आपका आधार कार्ड है या पैन कार्ड या वट एवर। आईसी कोड वही हो जाएगा 0102। आप किस सेक्शन के लिए है, 80 या 35 के लिए। नेम ऑफ डोनर, उसका एड्रेस, डोनेशन आपका कॉर्पस है, स्पेसिफिक है या अदर है। मोड ऑफ रिसीट आपकी कैश है, काइंड है या इलेक्ट्रॉनिक है या अदर्स है। अब इसमें इन्होंने काइंड भी ले लिया। अभी कल परसों मेरी किसी से बात हो रही थी, किसी गुरुद्वारे के केस में, वहाँ पैसा इन काइंड बहुत आता है। तो यदि सामने वाला चाहता है कि मुझे 80G का बेनिफिट लेना है, तो उसके लिए आपको फॉर्म नंबर 10B में उसकी इंफॉर्मेशन डालनी है। इन काइंड लिख के मार्केट वैल्यू करके उसकी वैल्यूएशन आ जाती है। सर्टिफिकेट जो 80G का आएगा वो फॉर्म नंबर 10B